नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाएं में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नई वीडियो जो 14 फरवरी 2021 को फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, उसका ये सॉल्यूशन है। दोस्तों वैसे इसके सॉल्यूशन की वीडियो आपने पहले भी कई सारे लोगों से देख ली होगी, लेकिन दोस्तों इसमें मैं आपको क्वेश्चन की डिटेल में आंसर बताऊंगा। मतलब सिर्फ आंसर ही नहीं बताऊंगा, उस क्वेश्चन के बारे में और भी कई सारे फैक्ट बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बनी रहिए। और दोस्तों इसके अलावा हम इस जो पेपर हुआ था इसका एनालिसिस भी लेके आए हैं कि हमारे कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं या इस पेपर में आए थे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आपको ये पता लगेगा कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने जो एनालिसिस किया तो पेपर इस हिसाब से आया था। दोस्तों इतिहास के आए थे 6 क्वेश्चन, भूगोल के आए थे 4 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के आए थे 3 क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के आए थे 6 क्वेश्चन, कंप्यूटर के आए थे 4 क्वेश्चन। और दोस्तों जो हमने विविध सेक्शन लिया है इसमें खेल, परियोजनाएं, तिथियां, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारतीय संगठन सबको मिला के कुल 9 क्वेश्चन आए थे। गणित और रीजनिंग के आए थे 8 क्वेश्चन। बाकी हिंदी व्याकरण के तो दोस्तों 20 क्वेश्चन से आपको ये पता ही है, और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आप जो हमने मेन फोकस देखना है, जो ऊपर जो हमारा वैसे जनरल जीके होता है इंडियन वाला, इसमें दोस्तों देखो इतिहास के 6 क्वेश्चन आए हैं और भारतीय लोकतंत्र से 6 क्वेश्चन आए हैं। सबसे ज़्यादा इन्हीं से 6 क्वेश्चन आए हैं। वैसे कभी कभी मतलब ऐसा हो सकता है कि इतिहास में 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाए, किसी और सेक्शन में कम हो जाए, या भूगोल में 1-2 बढ़ जाए घट जाए, लेकिन मोटा मोटा यही रहता है कि इतिहास में 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, भूगोल में थोड़ा कम आते हैं, अर्थशास्त्र में 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है अपनी। तो आगे चलते हैं हम दोस्तों, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों पहले हमने इतिहास के क्वेश्चन ले रखे हैं, जिस हिसाब से ऊपर लिस्ट दी थी उसी हिसाब से हमने क्वेश्चन आगे को लिए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है इतिहास से संबंधित, बिंबिसार का संबंध था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्यक वंश से। दोस्तों जब हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, फिर 1750 ईस्वी या 1850 ईस्वी पूर्व में क्या कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म हो गई थी। उसके बाद 1500 ईसा पूर्व में वैदिक काल शुरू हो जाता है। मतलब उस टाइम क्या होता है, जो मध्य एशिया होते हैं वहाँ से आर्य आते हैं भारत और भारत में बस जाते हैं। तो उसके बाद वैदिक काल चलता है 600 ईसा पूर्व तक। दोस्तों 600 ईसा पूर्व में कुछ ऐसा होता है कि जो भारत होता है वो छोटे छोटे जनपदों में टूट जाता है, जिसे हम कहते हैं महाजनपद काल। तो भारत 16 महाजनपदों में टूट जाता है। उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था मगध, और मगध में जो सबसे पहले वंश स्टार्ट हुआ वो हुआ हमारा हर्यक वंश। तो दोस्तों हर्यक वंश जो था इसका जो हम संस्थापक मानते हैं बिंबिसार को मानते हैं। वैसे दोस्तों पुराना इतिहास है तो इतना कंफर्म नहीं है, इससे पहले भी कोई इस संस्थापक हो सकता है हर्यक वंश का, लेकिन जो पहले हर्यक वंश का सबसे पहले जो हम ज्ञात शासक है वो बिंबिसारी है, इसीलिए हम इसको इसका संस्थापक भी कह सकते हैं। तो दोस्तों 600 BC से महाजनपद काल स्टार्ट हो गया था। जो हमारा क्या कहते हैं पूरा हर्यक वंश का टाइम पीरियड है वो है दोस्तों हमारा 544 ईसा पूर्व से BC से 412 BC। दोस्तों इसके बाद हर्यक वंश समाप्त हो जाता है। इसके बाद नाग वंश आता है, नंद वंश आता है, मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश तो दोस्तों काफ़ी फेमस है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक इसी वंश में थे। तो इस टाइप से आगे को चलता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, चरक सदस्य था। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनिष्क के राज दरबार का। दोस्तों अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि क्या कहते हैं बिंबिसार जो हर्यक वंश का था, हर्यक वंश के ख़त्म होने के बाद नाग वंश आता है, नंद वंश आता है, मौर्य वंश आता है। दोस्तों मौर्य वंश के बाद वाला टाइम मौर्योत्तर काल कहलाता है। मतलब जो भी बाद वाला टाइम हो गया हम उसमें उत्तर लगा देते हैं। तो मौर्योत्तर काल में दोस्तों भारत में विदेशी आक्रमण होते हैं। उनमें सबसे पहले भारत में यवनों का आक्रमण होता है 190 BC के आसपास। यवन के बाद दोस्तों भारत में शक आते हैं, उसके बाद
कुषाण आते हैं। तो दोस्तों जो भारत में शक आते हैं उन्हीं में से एक शकों का प्रतापी शासक था कनिष्क, जिसके राजदरबार का सदस्य चरक था। दोस्तों कनिष्क को विद्वानों का संरक्षक भी बताया जाता है। इसके दरबार में नागार्जुन, वासिमित्र, अश्वघोष, चरक जैसे कई विद्वान थे। दोस्तों जो नागार्जुन थे उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इसके अलावा जो चरक थे इन्होंने चरक संहिता लिखी, जो कि चिकित्सा शास्त्र पर पुस्तक है। दोस्तों इसके बाद आगे बढ़ चलते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, धर्मपाल ने। दोस्तों हमारा 8वीं सदी के आसपास, 800 मतलब एडी के आसपास जो हमारे पास बंगाल था वहाँ पर पाल वंश का शासन होने लगा। तो पाल वंश के ही सबसे प्रतापी शासक थे हमारे धर्मपाल, जिन्होंने सोमपुर में महाविहार का निर्माण करवाया। और जो सोमपुर का महाविहार है इसको 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। दोस्तों इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इबादत खाना की स्थापना की गई थी? दोस्तों इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की गई थी और ये स्थापना की थी दोस्तों अकबर ने। और कब की थी? 1575 में। 1575 में। दोस्तों अकबर का हम शासनकाल देखें तो अकबर राजा बना था हमारा 1556 में राजा बना था और इसने 1605 तक हमारा राज किया था। दोस्तों जो इबादत खाना अकबर द्वारा बनाया गया था ये अलग अलग धर्म गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षाओं पर चर्चा करने के लिए बनाया गया था। मतलब लोग यहाँ आकर जो पहले धर्म गुरु उपदेश दे गए थे उनके बारे में मतलब चर्चा करेंगे और उसका प्रचार प्रसार करेंगे, इसलिए इबादत खाना बनवाया गया था अकबर द्वारा। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। दोस्तों जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर है ये तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों दक्षिण भारत में 600 एडी से लेकर 1200 एडी तक अलग अलग राजवंशों ने छोटे छोटे इलाकों पर राज किया, जिनमें चोल, चालुक्य, पल्लव और भी कई सारे वंश थे। तो दोस्तों जो पल्लव वंश था उन्हीं में से एक राजा हुआ करता था नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनाया। और दोस्तों जो पल्लव वंश था उनकी राजधानी थी महाबलीपुरम। दोस्तों रथ मंदिर का निर्माण का हमारे टाइम बताया जाता है 7 से 800 एडी। ये 700 है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंबिकाचरण मजूमदार ने। दोस्तों 1916 में इन्होंने, अंबिकाचरण मजूमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता की थी। और इसके अलावा दोस्तों इसी 1916 में ही दोस्तों मुस्लिम लीग भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई थी। इसके बाद दोस्तों 1918 में अलग हो गई थी। और 1916 में ही जो हमारे 1907 में कांग्रेस 2 दलों में बढ़ गई थी, गरम दल और नरम दल। तो 1916 में वो दल एक हो गए थे और बटी कब थी? 1907 में गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बढ़ गई थी और ये था सूरत अधिवेशन। इसके अलावा दोस्तों देखें तो कांग्रेस की स्थापना हुई हमारी 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को। और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है A.O. ह्यूम को। और इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में और पहला अधिवेशन भी मुंबई में हुआ था 1885 में ही, जिसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। दोस्तों इतिहास के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद दोस्तों देखो भूगोल के क्वेश्चन आए थे हमारे पास, शायद 4 क्वेश्चन आए थे। तो भूगोल के क्वेश्चन भी ठीक आए थे। वैसे क्वेश्चन कोई ज़्यादा कठिन कोई भी नहीं आया था, सारे क्वेश्चन सही लेवल के आए थे। तो भूगोल के आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो दोस्तों जो 180 डिग्री देशांतर होता है इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। बाकी जो 0 डिग्री देशांतर होता है इसको कहते हैं हम ग्रीनविच रेखा या फिर
अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। दोस्तों इसके अलावा भूमध्य रेखा होती है। खैर दोस्तों रुको, मैं आपको पूरा एक बार मैप से ही दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब दोस्तों देखो, ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी को क्या कहते हैं, कुछ काल्पनिक रेखाओं से इसका अध्ययन करने के लिए विभाजित कर दिया। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली काल्पनिक रेखा हमने इस पृथ्वी के बीचों बीच में से खींची, जो इसको 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो ये जो बीच में हमने रेखा खींची, इसका नाम है हमारा भूमध्य रेखा। अब दोस्तों भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग कहलाता है हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये, और भूमध्य रेखा के नीचे वाला भाग कहलाता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। अब दोस्तों जो हमारी भूमध्य रेखा होती है, इसके ऊपर हम 90 समांतर लाइन अगर खींच दें, ये दोस्तों अभी 90 तो हम नहीं खींच सकते, लेकिन ऐसी 90 समांतर लाइन खींच दें ऊपर को, और ऐसे ही 90 समांतर लाइन खींच दें हम नीचे को, तो ये सारी रेखाएं दोस्तों क्या होती हैं, ये होती है हमारी अक्षांश। तो ये होती है हमारी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करके ऊपर को दोस्तों पूरा 90 डिग्री तक जाता है। ऐसा ही दोस्तों नीचे कहते दक्षिणी कहते गोलार्ध में भी कहाँ तक जाता है, 90 डिग्री तक। और दोस्तों ये जो लास्ट में है, ये दक्षिणी गोलार्ध का ये दक्षिणी ध्रुव हो गया और ये उत्तरी ध्रुव हो गया। तो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमने यहाँ पर ऐसे कुछ, अभी तो हमने पड़ी रेखाएं खींची थी, उन्हें हमने कह दिया अक्षांश। अब हमने खड़ी रेखाएं खींच दी, इन्हें क्या कह दिया, देशांतर। लेकिन दोस्तों एक अंतर होता है, जो हमारी अक्षांश होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, जबकि देशांतर दोस्तों अंत में जाकर ये जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव पे है, सारे देशांतर मिल जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे करके हमने खींच दिया, ये हमारे सारे लास्ट में एक जगह पे मिल जाएंगे देशांतर। तो ये समांतर नहीं होते, जबकि अक्षांश क्या होते हैं, समांतर होते हैं। अब दोस्तों देखो, ये हमने एक लाइन खींच दी, ये हो गया हमारा 0 डिग्री देशांतर मान लीजिए। इससे हमने इधर को खींचा 1 2 3 4 करके ऐसे 180 लाइन खींच दी, और ऐसे ही इधर को खींची 180 लाइन। और जो क्या कहते हैं, इधर साइड से हमने 180वीं लाइन खींची और इस साइड से भी 180वीं लाइन खींची, वो दोनों एक ही जगह पर मिल जाएगी। मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, हमारे जो खड़े में है ये 360 लाइनें होगी, और जो हमारे पड़े में है ये कितनी होगी दोस्तों, 181 लाइन होगी। देखो 90 ऊपर होगी और 90 नीचे होगी, और बीच में एक हमारी ये होगी, तो ये 181 लाइन होगी। अब दोस्तों जो हमारा क्या कहते हैं 0 डिग्री देशांतर होता है, ये इसको मान लेते हैं हम 0 डिग्री देशांतर। तो इससे समय का निर्धारण होता है, तो इसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। और इसी के जस्ट उल्टी साइड, दूसरी साइड होगा हमारा 180 डिग्री देशांतर। दोस्तों ये वाले नक्शे में देख सकते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर है, और इसके उल्टी साइड क्या है हमारा, ये 180 डिग्री देशांतर है। जस्ट उल्टी साइड दोस्तों दिखेगा नहीं अभी। तो ये क्या हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और ये 0 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अब दोस्तों हम देशांतर में जब 1 डिग्री इधर को जाते हैं तो 4 मिनट टाइम बढ़ जाता है। मतलब दोस्तों मान लो ये 0 डिग्री देशांतर में अगर कोई देश है, यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो हम एक देशांतर इधर चले गए तो टाइम में कितना हो जाएगा, टाइम 4 मिनट बढ़ जाएगा। मतलब अगर इधर 12 बज रहे हैं तो उसी टाइम यहाँ पे कितना बज रहा है, 12:04 हो रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि एक देशांतर का अंतर कितना होता है, 4 मिनट। अब दोस्तों हमें ध्यान देना है कि ये हमारा भूमध्य रेखा होगी। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर पर एक अक्षांश होता है, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। कितने पे दोस्तों, 23.5 डिग्री पे। और दोस्तों 23.5 डिग्री नीचे पर एक अक्षांश होता है, इसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के कौन कौन से राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। तो दोस्तों ये भी देख लीजिए, भारत के कौन कौन से राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। ये है दोस्तों मैप हमारा। दोस्तों ये देखिए हमारे 23.5 डिग्री से ये कर्क रेखा हमारी गुजर रही है। तो दोस्तों ये 8 राज्यों से होके जाती है। भारत के कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। दोस्तों अगर आपको नहीं भारत का मैप थोड़ा आपके दिमाग में याद है तो आप आराम से आइडिया लगा सकते हैं कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो दोस्तों आगे बढ़ चलते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते। अब दोस्तों इसका आंसर वैसे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका आंसर जो हमारा क्या कहते हैं यूके SSC वालों ने दिया है वो कावेरी डेल्टा दिया है। वैसे कावेरी डेल्टा में बात सही है कि मैंग्रोव वन थोड़ा कम पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि कावेरी डेल्टा में बिल्कुल मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते। मैंने अपने हिसाब से जितना भी इंटरनेट पे सर्च किया तो पता लग रहा था कि कावेरी डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसके अलावा कावेरी डेल्टा में खेती भी की जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन और भी हैं जो कि थोड़ा कन्फ्यूजन वाले हैं, वो भी मैं आपको जहाँ पे आएंगे बताऊंगा कि उनमें क्या कन्फ्यूजन है। तो फिलहाल आयोग ने इसका आंसर कावेरी डेल्टा माना है, तो हम मान लेते हैं सही। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम है। तो दोस्तों जो काली मिट्टी है इसी को रेगूर मिट्टी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों काली मिट्टी को श्रेगुण मिट्टी, लावा मिट्टी, चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। दोस्तों जो काली मिट्टी होती है ये फेमस है हमारी कपास की खेती के लिए। और दोस्तों जो काली मिट्टी होती है इसमें आयरन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है और नाइट्रोजन और जीवांश की कमी पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है चेमा युंगडुंग हिमनद से। दोस्तों वैसे ऑप्शन देख के कोई भी आइडिया लगा सकता था, क्योंकि बाकी हमें पता ही है गंगोत्री से क्या निकलती है दोस्तों, गंगा निकलती है। मिल्लम से दोस्तों काली नहीं सॉरी दोस्तों गोरी नदी निकलती है। बाकी दोस्तों दो ही ऑप्शन बची, या तो ए होगा या तो डी होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली चाइना से आती है तो ए ही होगा। बाकी दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ब्रह्मपुत्र को चीन में सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। और दोस्तों जो ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है ये मानसरोवर झील के पास है। मानसरोवर झील जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है वो यहीं होती है मानसरोवर झील के पास तक। तो इसी के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है और यहाँ से 4 नदियाँ निकलती हैं दोस्तों ये 4 नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज, करनाली और सिंध। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे भूगोल के क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों आगे अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आए थे शायद अर्थशास्त्र के। तो दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन है, मुद्रा का क्या कार्य है। तो दोस्तों मुद्रा का विनिमय का माध्यम है, मतलब कोई सामान खरीदते हैं तो उसका माध्यम है। बाकी मूल्य की माप भी है मुद्रा, और हम कहते हैं मुद्रा का संचय भी कर सकते हैं, तो मूल्य का संचय भी है। तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या होता है। दोस्तों इसका आंसर सही है हमारा दोस्तों, घटता है। दोस्तों मुद्रास्फीति का मतलब होता है दोस्तों महंगाई। अब दोस्तों महंगाई अगर हो रही है तो पैसे की वैल्यू कमी होगी, सिंपल सी बात है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का क्या उद्देश्य है। दोस्तों ऑप्शन ए है आंतरिक मूल्य स्थिरीकरण। मतलब दोस्तों आंतरिक मूल्य स्थिरीकरण से मतलब है कोई हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उत्पाद खरीद रहे हैं, उसकी कीमत में जल्दी से कमी या गिरावट या बढ़ोतरी ना हो, मतलब उसकी कीमत ठीक ठाक रहे। मतलब ऐसा नहीं कि आज 10 रुपये का है कल को 100 रुपये का हो जाए। तो ठीक है 10 का 11 हो सकता है, 12 हो सकता है दोस्तों, अचानक से 100 तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये है आंतरिक मूल्य स्थिरीकरण। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन बी है अधिक आर्थिक विकास। दोस्तों आर्थिक विकास से तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों पैसे ऐसे के मामले में किसी देश का विकास। और दोस्तों ऑप्शन सी है मुद्रा की तटस्थता। मतलब दोस्तों मुद्रा की तटस्थता से मतलब है दोस्तों मार्केट में पैसे की कमी या फिर अधिकता नहीं होनी चाहिए। आरबीआई के पास अधिकार होते हैं कि वो नोट छाप सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत सारे नोट छाप देगा और मार्केट में पैसे की अधिकता कर देगा या फिर बिल्कुल नोट नहीं छापेगा। तो वो भी उसको कंट्रोल करना क्या हो गया कि कितने नोट छापने हैं, ये हो गया मुद्रा की तटस्थता। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मौद्रिक नीति के तीनों उद्देश्य होते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि मौद्रिक नीति हमारी बनाती है आरबीआई बनाती है। आरबीआई का हमारा गठन हुआ था 1935 में। इसके अलावा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 49 में।
1949 में। इसके बाद हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब हमारे दोस्तों भारतीय संविधान से क्वेश्चन आगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। दोस्तों जो कहते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों, जो कोई विधेयक होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना होता है, लेकिन दोस्तों एक सदन में तो पास हो जाता है। मान लीजिए लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तो दोस्तों ये क्या होता है, गतिरोध की स्थिति होती है। तो इसी गतिरोध की स्थिति को दूर करने के लिए दोस्तों जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो क्या कर सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बैठा सकता है। और दोस्तों ये लिखा है हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में। दोस्तों इसके अलावा जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके कार्य होते हैं किसी विधेयक पर मतदान करवाना। इसके अलावा दोस्तों जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार की कड़ी भी होता है। इसके अलावा जो संसद में कोई नेता अगर भाषण देता है उसको भाषण के लिए समय देना और उसके प्रश्नों को सुनना, ये सब क्या होते हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य होते हैं। और दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस पर अंतरिम निर्णय कौन लेता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों धन विधेयक का मतलब दोस्तों अगर कोई कर से संबंधित विधेयक है, मतलब कोई कर लग रहा है या कोई किसी कर को हटा रहे हैं या फिर किसी कर में छूट दे रहे हैं या फिर किसी कर में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये सब किस में आता है, धन विधेयक में आता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी फाइनल डिसीजन कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष लेगा। और ये है हमारे दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 110 में लिखा हुआ। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 13 में। दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है दोस्तों अगर संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जो हमारा संविधान के खिलाफ हो, मतलब जो संविधान में लिखा है, क्या कहते हैं, क्योंकि जो सबसे सर्वोच्च है दोस्तों वो तो संविधान ही है, तो संविधान की को फॉलो नहीं करता है, तो उसमें दोस्तों क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है उस कानून का। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया गया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण द्वारा। दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया। दोस्तों जयप्रकाश नारायण का अन्य नाम लोकनायक भी है। इनका जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों 1999 में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 में। दोस्तों जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमारे भाग 3 में हैं और कहते हैं इनके अनुच्छेद हैं 12 से 35 तक। दोस्तों वैसे हमारे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था भारत के, तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। दोस्तों संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और जो हमारा संपत्ति का अधिकार है ये फिलहाल है हमारा 300A के अंतर्गत है अनुच्छेद। दोस्तों जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं वो हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 9 में। दोस्तों भाग 9 में पंचायतों के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद है इसका 243। दोस्तों इसमें पंचायतों, नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों के बारे में दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा और भागों की बात करें तो भाग 2 में है हमारा दोस्तों नागरिकता के बारे में। इसके अलावा भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 क में है
मौलिक कर्तव्य, भाग 20 में है संविधान संशोधन। और दोस्तों संविधान संशोधन होता है हमारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। दोस्तों हमारा जो भारतीय संविधान है वैसे इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन दोस्तों जब मूल रूप से संविधान बना था उस टाइम अनुसूचियां 8 थी। और दोस्तों आप कहीं कहीं पढ़ेंगे कि जो अनुच्छेद हैं 395 की जगह 470 हैं। तो दोस्तों वैसे मूल रूप से अनुच्छेद 395 ही हैं, लेकिन हमारे जो अभी फ़िलहाल संविधान संशोधन होते हैं उनमें क्या करते हैं, जो कोई अनुच्छेद होता है उसी का सब पार्ट बना देते हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। लेकिन दोस्तों मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसको क्या किया गया, 51 क बना दिया गया अनुच्छेद। इसके ऐसा नहीं किया गया कि कोई अलग से अनुच्छेद बनाया। तो दोस्तों मूल रूप से अभी भी अनुच्छेद कितने हैं, 395। बाकी आपको ध्यान यही रखना है। बाकी दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। दोस्तों इसके अलावा जीएसटी परिषद की बात करें तो जीएसटी परिषद हमारा एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों संवैधानिक निकाय मतलब कोई ऐसा संगठन या जो भी है निकाय जो संविधान में जिसके बारे में लिखा गया हो। बाकी जिसके बारे में नहीं लिखा गया है वो संवैधानिक निकाय नहीं होगा। तो जीएसटी के बारे में, जीएसटी परिषद के बारे में संविधान में लिखा गया है तो ये क्या हो गया, संवैधानिक निकाय। दोस्तों जीएसटी के बारे में लिखा है अनुच्छेद 279A में। और दोस्तों जो जीएसटी परिषद होता है इसके होते हैं हमारे 33 सदस्य होते हैं। और जो हमारा जीएसटी संविधान में शामिल किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में। बाकी ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। दोस्तों इसके अलावा 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन में देख लेते हैं। काफ़ी इजी से क्वेश्चन आए थे। दोस्तों ये है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है। दोस्तों यहाँ पे युक्ति है, थोड़ा गलत हो गया है लिखने में, ध्यान देना। तो दोस्तों इसका आंसर है रैम। दोस्तों रैम और रोम हमारे क्या होते हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ये दोस्तों हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शन है दोस्तों ये क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों आप इस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं कि ये मेमोरी दोस्तों फ़ोन के लिए रैम और रोम, फ़ोन या फिर हमारे पास कंप्यूटर है उसके लिए ज़रूरी होती हैं दोस्तों। इनके बिना हमारे पास कोई डिवाइस काम नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो हम मेमोरी कार्ड लगाते हैं फ़ोन में, बाहर से लगाते हैं, उसको हम हटा भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर हम सीडी लगाते हैं फ़ोन में, या फिर हार्ड डिस्क लगाते हैं, मैग्नेटिक टेप लगाते हैं, तो दोस्तों इन्हें हम अगर कंप्यूटर से रिमूव भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर चालू रहेगा। तो ये जो हम जिन्हें रिमूव कर सकते हैं वो हो गए हमारे सेकेंडरी स्टोरेज। और जिन्हें नहीं कर सकते, वैसे रैम को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने रैम रिमूव कर दी तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो ये हमारे हो गए रैम और रोम प्राइमरी स्टोरेज युक्ति। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बड़ा इजी सा क्वेश्चन। इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों स्क्रॉल करने के लिए। दोस्तों स्क्रॉल का मतलब होता है, जैसे ये मैं अभी अपनी स्क्रीन ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इसी टाइप से दोस्तों कंप्यूटर में ऊपर नीचे करने के लिए दोस्तों किसका यूज करेंगे, जो कहते हैं माउस के बीच में व्हील होता है उसका यूज करते हैं। दोस्तों आपने देखा ही होगा माउस कैसा होता है। तो ईजी सा क्वेश्चन था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट का समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये होता है Ctrl+A का प्रयोग। Ctrl+A का मतलब ऑल होता है, तो सभी को सेलेक्ट करना है, तो किसका प्रयोग होगा, Ctrl+A का। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आईएसपी का पूर्ण नाम है। दोस्तों आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों जो हमें इंटरनेट की सर्विस देते हैं, जैसे फ़िलहाल कोई टेलीकॉम कंपनियां हैं या फिर शहरों में वाईफाई वाले होते हैं। वैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो वाईफाई की सुविधा कम ही है, बीएसएनएल का मिल जाता है। लेकिन जो भी है हमारे पास, जैसे एयरटेल, आइडिया वगैरह सिम है, ये सब किस में आते हैं, आईएसपी में आते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में। इसके बाद दोस्तों हमारा विविध वाला है। ये अलग अलग चीज़ों से दोस्तों, किसी योजना से या फिर हमने ऊपर बताया था उस हिसाब से अलग अलग चीज़ों से क्वेश्चन आए थे। दोस्तों 24वां क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज है।
तो दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसको हमारा 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों इसके अंतर्गत 4 राज्यों को जोड़ा गया था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। सॉरी दोस्तों, राज्यों को नहीं, महानगरों को। और जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ये दोस्तों 13 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 25वां, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। दोस्तों इसकी स्थापना विश्व में शांति के लिए, विकास के लिए और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए हुई थी। दोस्तों जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों इसीलिए जो हमारा 24 अक्टूबर है इस दिन क्या मनाया जाता है दोस्तों, यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। दोस्तों इस संयुक्त राष्ट्र के फिलहाल वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं और जो इसका सबसे नया सदस्य है वो है साउथ सूडान, जो कि 2011 में सदस्य बना। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां ब्रिक्स सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ। तो दोस्तों 10वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था हमारा दक्षिण अफ्रीका में आयोजित, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों इसके बाद जो हमारा 11वां सम्मेलन हुआ था 2019 का, ये हुआ था दोस्तों हमारा ब्राज़ील में। और जो हमारा 12वां सम्मेलन था दोस्तों ये हुआ था रसिया में। जो 2020 वाला था ये 12वां सम्मेलन था और ये दोस्तों वर्चुअल रूप से हुआ था क्योंकि 2020 में दोस्तों कोविड हो गया। आपको बताइए अभी भी दोस्तों पूरी तरह से इसका ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड-19 तो चल ही रहा है। तो इस चक्कर में दोस्तों ये वर्चुअल समिट हुआ था और इसकी 2020 वाले की अध्यक्षता की थी किसने, रूस ने, और 2019 में की थी ब्राज़ील ने। इसके अलावा 2018 में की थी हमारी दक्षिण अफ्रीका ने। वैसे दोस्तों आप अध्यक्षता को इसके नाम के हिसाब से ही याद रख सकते हैं क्योंकि दोस्तों जो इनमें जो देश कंट्री हैं अभी आपको बताता हूँ मैं, उस हिसाब से क्रम से लोगों को, मतलब देशों को अध्यक्षता का मौका मिलता है। दोस्तों ये है BRICS। दोस्तों जब 2006 में यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन हुआ था उसी के बाद दोस्तों ये जो 4 कंट्रियाँ थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी दोस्तों 2006 में। और इसी में ये निर्णय लिया गया था कि ब्रिक्स का निर्माण किया जाएगा, ब्रिक का। दोस्तों उस टाइम साउथ अफ्रीका इसमें सम्मिलित नहीं था। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें सम्मिलित हो जाता है और ये पूरा ब्रिक्स बन जाता है। दोस्तों ब्रिक्स का हमारा बैंक खुला था 2013 में, जिसको हम कहते हैं NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। सॉरी दोस्तों 2014 में खुला था ये। 2014 में क्या खुला था, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका हमारा हेडक्वार्टर है दोस्तों संघाई, चाइना में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैडमिंटन, ड्रॉप और सर्विस। तो दोस्तों जब हमारी कॉक नीचे गिर जाती है तो उसे ड्रॉप कहते हैं और बाकी जब स्टार्ट करते हैं गेम तो उस टाइम कॉक उसे क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। तो आपको पता ही होगा, बैडमिंटन खेला होगा शायद आपने। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है सभी 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा, वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, और ऑप्शन सी है दुर्गम क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन, ये तीनों चीज़ सही हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे फिर से प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा ऑप्शन, सभी। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा और ये ऑप्शन करेक्ट कर लेना दोस्तों, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसके अलावा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो ये शुरू हुई थी दोस्तों 2009 में। ये भी आपको ध्यान देना है कब शुरू हुई थी, 2009 में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। दोस्तों ये एक मैनेजमेंट का कॉलेज है जहाँ से दोस्तों क्या होता है, MBA होता है। आपने सुना होगा, MBA भी करते हैं लोग। और इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1964 में। मतलब पहले ये आंध्र प्रदेश राज्य में आता था लेकिन अभी हमारा तेलंगाना अलग राज्य बन गया, शायद 2014 में बना था। तो अब ये किस में आ गया, तेलंगाना में।
अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 330 रुपया प्रति वर्ष। दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने सन 2015 में की थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियों का संबंधित पौधा है। तो दोस्तों ये है हमारा जैतून का पौधा है दोस्तों, जो पत्तियां दिखाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। दोस्तों इसके अलावा जो हमारे पास 22 अप्रैल है, इसको क्या मनाया जाता है दोस्तों? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये दोस्तों अर्थ डे नेटवर्क का होता है पृथ्वी दिवस। इसके अलावा एक पृथ्वी दिवस हमारा यूनाइटेड नेशन ही मनाती है, वो दोस्तों फ़िलहाल मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कब मनाती है। आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ढूंढ के बताना है कि यूनाइटेड नेशन का पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों मैथ और रीजनिंग के थे 8 क्वेश्चन। तो ये भी काफ़ी सरल क्वेश्चन थे दोस्तों, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। तो 33वां क्वेश्चन है दिए गए युग्मों में से कौन सा असंगत युग्म है। तो दोस्तों इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये इधर वाला दोस्तों नंबर दिया गया है और इसके साइड वाला दोस्तों उसका क्यूब दिया गया है। तो जैसे इधर कहते हैं 7 है तो 7 का क्यूब हो गया दोस्तों 243। इसके बाद 6 है दोस्तों, 6 का क्यूब हो गया कितना? 216। तो ये भी सही हो गया। 8 का क्यूब हो गया दोस्तों 512। तो हम 8 गुणा 8 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 512 आएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों दिया है 516, तो यहाँ पे ये असंगत हो गया, मतलब ये गलत है। बाकी ये 3 सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाकी 9 का क्यूब 729 होता है दोस्तों, करके देख लेना। दोस्तों अगला प्रश्न है राकेश की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। दोस्तों इजी सा क्वेश्चन, लोग इसे काफ़ी गलत करके आ गए थे। इसमें 4 सदस्य करके आ गए थे या 5 सदस्य करके आ गए थे। दोस्तों एक तो राकेश है, इसकी 3 पुत्रियां हैं, 1 डॉटर 2 डॉटर 3 डॉटर, और इन प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो एक भाई है तो ब्रदर तीनों का दोस्तों एक ही तो होगा, तीनों का अलग अलग एक एक भाई हो जाएगा, तो प्रत्येक के 3 भाई हो जाएंगे, लेकिन तीनों का एक ही भाई है जो कि ये है बी वाला। तो दोस्तों पुरुष सदस्य कितने हो गए फिर दोस्तों? एक तो खुद राकेश हो गया और एक ही जो 3 बहनों का भाई है, मतलब राकेश का बेटा हो गया। तो पुरुष सदस्य कितने हो गए? एक राकेश और एक राकेश का बेटा, तो 2 पुरुष सदस्य हो गए दोस्तों। लोग काफ़ी गलत करके आ गए थे इसे जल्दीबाजी में। दोस्तों पेपर में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन पढ़िए। दोस्तों उत्तराखंड के पेपर में वैसे भी टाइम काफ़ी मिलता है, अगर आपको मतलब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा उसमें भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके ज़्यादातर चांसेस है कि आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए लेकिन दोस्तों आपको पहले ऑप्शन ध्यान से पढ़ने होंगे। ऐसा नहीं कि दोस्तों आपने सीधे मतलब पहला ऑप्शन देखा और उस पर टिक कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि हम पहले पे टिक कर देते हैं और लास्ट में ऑप्शन निकलता है उपरोक्त तो सभी वाला, तो ऐसा भी नहीं करना। इसलिए ऑप्शन चाहे आपको सही उत्तर आता भी हो तब भी आपको ऑप्शन 4 के 4 पढ़ने हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर या अंक होगा। तो दोस्तों इसमें देखें तो देखो दोस्तों ये 2 के गैप में बढ़ रहा है दोस्तों। ए के बाद बी छोड़ दिया, सी आ गया, फिर डी छोड़ दिया, ई आ गया, फिर एच छोड़ दिया, जी आ गया, फिर जी के बाद एच छोड़ देंगे, क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा आई। और यहाँ पे देखें तो दोस्तों ये 2 कम हो रहा है। 28 के बाद 2 घटाया 26, 2 घटाया 24, 2 घटाया 22, 2 घटाया 20, तो आंसर क्या होगा? आई और 20। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आई 20। अब दोस्तों ये क्वेश्चन अगला है दोस्तों, एक घन में हमेशा होते हैं। दोस्तों घन में 8 कोने भी होते हैं, 6 सतहें भी होती हैं और 12 किनारे भी होती हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ। ये दोस्तों मैंने घन बना दिया। एक तो मैंने यहाँ पे ये 3D व्यू बना दिया दोस्तों घन का, और दोस्तों दूसरा हमने ऐसा वाला बना दिया। तो दोस्तों हम जो सतहें की बात कर रहे हैं 6 सतहें दोस्तों, एक सतह ही होगी, एक इसके अपोजिट में होगी जो दिख नहीं रही है, 2 सतह होगी,
तीसरी सतह ये होगी, एक इसके अपोजिट में होगी वो चौथी होगी, और पांचवी सतह ये होगी, इसके अपोजिट में होगी छठी सतह होगी। इसके अलावा दोस्तों कोनों की बात करें तो देखो दोस्तों, ये हो गया 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना। तो 8 हो गए हमारे दोस्तों कोने। दोस्तों किनारे की बात करें तो दोस्तों 12 किनारे होते हैं दोस्तों, जो हम लाइन खींचते हैं घन बनाने के लिए वो सभी हम किनारे मान सकते हैं दोस्तों। 1 लाइन, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 हो गए हमारे दोस्तों किनारे। दोस्तों आपके पास अगर कोई ऐसे वो होगा जो पजल आती है क्यूब वाली, उसमें भी आप ये आराम से देख सकते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे कॉपी में बना दो, थोड़ा टफ सा है। तो दोस्तों तीनों चीज़ें होती है। खैर दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो गया, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा। निम्नलिखित आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान हैं और एक भिन्न है। निम्नलिखित में से भिन्न आकृति है। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए दोस्तों, 4 के 4 ऑप्शनों में दोस्तों जो अंदर है और बाहर है दोनों क्या हैं दोस्तों, चतुर्भुज हैं। बाहर भी चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब दोस्तों 4 भुजाओं से बना हुआ। अब दोस्तों वो कुछ भी हो सकता है, ऐसे आयत भी हो सकता है, ऐसे क्या कहते हैं वर्ग भी हो सकता है, और ऐसे हमारा समलंब भी हो सकता है, और हमारा ऐसे ये वो भी हो सकता है समांतर चतुर्भुज, रोम्बस वगैरह कुछ। लेकिन 4 भुजाएं हैं तो हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज है। ये कोणों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोण अलग अलग हो जाते हैं तो इनका नाम अलग अलग हो जाता है, बाकी भुजाओं का साइज अलग अलग हो जाता है तो इनके नाम बदल जाते हैं, लेकिन कहलाएंगे सभी क्या दोस्तों, ये चतुर्भुज। तो हम देखें तो दोस्तों हमारे पास जो ये वाला ऑप्शन है इसमें अंदर और बाहर चतुर्भुज है, इसमें भी अंदर और बाहर चतुर्भुज है, इसमें भी अंदर और बाहर चतुर्भुज है। लेकिन जो ऑप्शन सी है दोस्तों, इसमें बाहर चतुर्भुज है और अंदर 3 भुजाओं वाला है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी भिन्न आकृति है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 5 नवजात शिशु का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया। शिशु ए शिशु बी से हल्का था, शिशु सी शिशु डी से हल्का था, शिशु बी शिशु डी से हल्का था लेकिन शिशु ई से भारी था, तो सबसे भारी शिशु था। तो दोस्तों इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है दोस्तों, शिशु ए शिशु बी से हल्का था। तो हम यहाँ पे 5 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 लोग यहाँ पे हमने फिट करने हैं। तो शिशु ए शिशु बी से हल्का था, तो यहाँ पे हम बी लिख लेते हैं, और हल्के के लिए हम ऐसे छोटे वाला साइन बनाते हैं, मतलब बी भारी है और ए हल्का है। तो एक बात हमें ये पता लग गई। दूसरी बात क्या कह रहा है दोस्तों, शिशु डी से हल्का था, तो डी से हल्का कौन था दोस्तों, शिशु सी। तो ऐसा बना दिया हमने। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, शिशु बी शिशु डी से हल्का था लेकिन शिशु ई से भारी था। तो क्या कह रहा है, शिशु बी शिशु डी से हल्का था, तो बी किससे हल्का हो गया दोस्तों, डी से हल्का हो गया। इसके बाद लेकिन शिशु ई से भारी हो गया, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। तो इतना हमें दे रखा है। तो क्या कह रहा है, सबसे भारी शिशु क्या था। अब देखो दोस्तों, ये सी भी डी के बाद आ रहा है, और क्या कहते हैं बी भी डी के बाद आ रहा है, तो और ए बी के बाद है, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों डी के बाद बी है और बी के बाद ए है, तो ए कहीं ना कहीं बी के बाद ही आएगा, चाहे ई से पहले आए या ई के बाद आए, लेकिन बी के बाद तो आएगा। तो यहाँ पे ई और ए कोई भी आ सकता है आगे पीछे, तो लेकिन डी के बाद आएंगे। और सी भी डी के क्या आ रहा है, बाद आ रहा है, तो सी भी यहाँ क्या आएगा, पीछे ही आएगा कहीं। तो हमें सबसे भारी क्या मिल गया दोस्तों, डी मिल गया। बाकी दोस्तों दूसरे तीसरे चौथे नंबर 5वें नंबर पे क्या कौन होगा, इसके लिए जानकारी अपर्याप्त है, क्योंकि हमें ये नहीं दिया है सी डी से हल्का है, तो सी हम डी के पीछे तो लगा देंगे, लेकिन डी के जस्ट पीछे लगाएंगे या फिर एक छोड़ के लगाएंगे या फिर सबसे लास्ट में लगाएंगे, इसके लिए हमें कोई हिंट नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन से हमें सिर्फ एक ही बात पता लगती है कि सबसे भारी कौन था, वो था डी, और हमसे क्वेश्चन में पूछा भी वही गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिसका राइट आंसर है शिशु डी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे श्रृंखला दी गई है। यहाँ पे दोस्तों हम देखें, अगर यहाँ पे हम लगा दें दोस्तों बी लगा दें, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ए 2 बार बी 3 बार सी, फिर दोस्तों फिर 1 बार ए 2 बार बी 3 बार सी, दोस्तों फिर 1 बार ए
2 बार बी और 3 बार सी। तो दोस्तों हमारी श्रृंखला सही बन जा रही है, 1 बार ए, 2 बार बी, 3 बार सी। फिर ये क्या कहते हैं 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब अगेन ए बी बी सी सी सी, फिर अगेन ए बी बी सी सी सी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी बी ए सी। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों कौन सा है, बी बी ए सी वाला ऑप्शन बी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा सेट 8 3 2 के समान है। तो दोस्तों इसका हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, 63, 8 और 3। दोस्तों हम इनमें जो नंबर दिए हैं 8 और 3 और 2, इनका हम स्क्वायर करेंगे। जैसे हमने 8 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया 64, और इसमें से हमने 1 घटा दिया तो कितना आ गया 63। वैसे ही हमने 3 का स्क्वायर कर दिया -1 कर दिया तो कितना आ गया 9 में से 1 गया 8 आ गया। वैसे ही हमने 2 का स्क्वायर कर दिया -1 कर दिया तो कितना हो गया 4 में से 1 गया 3 आया। तो कितना हो गया यहाँ पे 63, 8 और 3। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। अब दोस्तों इसके बाद 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो मैं आपको आगे का पार्ट दोस्तों अगली पार्ट में दूंगा। इसका क्या कहते हैं उत्तराखंड वाले क्वेश्चनों का सोल्यूशन, तब तक आप इन्हें देखिए। और उत्तराखंड वाले क्वेश्चनों का सोल्यूशन दोस्तों अगले दिन कल ही आ जाएगा, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए कि कितनी देर में देगा। वैसे मुझे वीडियो डालने में कभी देरी भी आती है दोस्तों, मैं क्योंकि खुद भी तैयारी करता हूँ, तो लेकिन थोड़ा मैं ठीक है अभी चला रहे हैं ऐसे ही, कभी दोस्तों प्रॉपर करेंगे जब टाइम आएगा। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, और इसके अलावा फेसबुक पेज का भी लिंक दे रहा हूँ। आप अगर जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, इसके अलावा फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद।